हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में। मनी यानी पैसा। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, वो वाली मनी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसके बारे में तो हम सभी को पता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम मनी को नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम कॉन्सेप्चुअली मनी को समझेंगे। हम इसकी डेफिनेशन, कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, मनी किस किस टाइप की होती है वो समझेंगे। फिर लास्ट में हम नियर मनी और हाई पावर्ड मनी, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशंस ऑफ मनी। देखिए, मनी की कोई एक डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। तो हम मेनली यहाँ पे 3 डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली मनी की जो डेफिनेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी के बेसिस पर मनी की एक डेफिनेशन दी हुई है। वो डेफिनेशन ये कहती है कि जो चीज जनरली एक्सेप्ट की जाए किसी भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए, वो मनी होती है। लेकिन अब ये मनी को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं करती। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक गांव है, वहां पे सारी चीजें गेहूं की टर्म्स में एक्सचेंज की जाती है। तो क्या आप उस गेहूं को मनी कह सकते हैं? नहीं, वो तो बार्टर सिस्टम का एग्जांपल है। भले ही जनरली एक्सेप्टेबल है कि आप गेहूं के बदले में चावल खरीद सकते हो, गेहूं के बदले में किताबें खरीद सकते हो, गेहूं के बदले कपड़े खरीद सकते हो। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन वो मनी नहीं है। तो मनी इससे कुछ ज्यादा है। तो मनी की डेफिनेशन फिर आई लीगल डेफिनेशन, जो किसी कंट्री में मॉनेटरी अथॉरिटी और गवर्नमेंट डिफाइन कर दे, वो मनी है। तो लीगल डेफिनेशन है ये मनी की, कि लीगैलिटी बेसिस पर हम मनी को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन एक एग्जांपल मानिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है, सिर्फ आपका मोबाइल है। आपने कुछ खरीदा और बदले में आपने पेटीएम से कुछ रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो अब वो पेटीएम से जो आपने ट्रांसफर करे हैं, क्या वो लीगल मनी है? नहीं। लीगल मनी वो है जो कंट्री में कोई मना नहीं कर सकता ट्रांजेक्शन सेटल करने के लिए। लेकिन आप दुकानदार के पास गए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि दुकानदार आपसे कहे कि नहीं, हमारे यहाँ पेटीएम नहीं चलता, आप हमें नोट दीजिए। क्यों? क्योंकि नोट को मना नहीं किया जा सकता, वो लीगल करेंसी है। तो लीगली बाइंडेड है कि सामने वाले को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पेटीएम लीगल नहीं है, बट फिर भी वो मनी का काम कर ही रहा है। इसीलिए एक नई डेफिनेशन दी गई मनी की, फंक्शनल डेफिनेशन, जो कहती है मनी इज व्हाट मनी डज। यानी मनी क्या चीज होगी, मनी जो मनी के फंक्शंस को पूरा करे। और मनी के फंक्शंस क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और मनी के जो भी ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, दैट इज नोन एज मनी। नाउ लेट्स लुक एट द फंक्शंस ऑफ मनी। देखिए, फंक्शंस ऑफ मनी को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक फंक्शंस और डायनेमिक फंक्शंस। तो पहले स्टैटिक फंक्शंस की बात करते हैं। स्टैटिक फंक्शंस में भी फिर फर्दर 2 कैटेगरीज है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट चीज है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कमोडिटी के बदले कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था। और मनी इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, कोई भी चीज आप खरीदने गए तो उसके बदले आपको मनी देना होगा, रुपीस देने होंगे। तो मनी सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू, यानी हर एक चीज की वैल्यू आप रुपए में कैलकुलेट करते हो। अगर आपको घोड़ा खरीदने जाना हो और आपके पास चावल हो, तो आप उस चावल की कीमत में घोड़े को किस तरीके से वैल्यू करोगे? नहीं कर सकते। लेकिन आपको गधा घोड़ा कुछ भी खरीदना हो, आप उसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मनी सर्व्स एज मेजर ऑफ वैल्यू। फिर बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट चीज आती है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। देखिए, डेफर्ड पेमेंट्स वो होते हैं जो इन फ्यूचर आपको सेटल करने हैं। तो जो इन फ्यूचर आपको सेटल करने हैं, वो आप मनी की टर्म्स में सेटल इजीली कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने पिछले साल किसी से टमाटर का लोन लिया था, और इस साल आपको टमाटर चुकाने हैं जब टमाटर का भाव हो गया 300 रुपए किलो। तो बताइए, आपको तो काफी नुकसान हो जाएगा इसमें। तो इसलिए आप क्या करोगे, लोन किसकी टर्म में लोगे? मनी की टर्म्स में लोन लोगे, और जब चुकाना होगा तो उसको मनी के टर्म्स में ही चुकाओगे। तो मनी सर्व्स एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए, अगर आपको अपनी वेल्थ को स्टोर करना है,
तो आप मनी की टर्म्स में उसको काफी इजीली स्टोर कर सकते हो। अगर मनी की जगह आपके पास टमाटर, केला, अमरूद, गेहूं इस तरह की चीज हो और आपको वेल्थ को स्टोर करना होगा, तो पहली चीज तो आपको स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए होगी। दूसरी चीज, उसको स्टोर करने की अपने आप में एक काफी हैवी कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर आपको मनी को स्टोर करना हो, आप इजीली उसको बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं, उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, कॉस्ट तो है नहीं बल्कि रिटर्न्स भी हैं इसमें। तो मनी इज सर्व्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड लास्ट सेकेंडरी फंक्शन इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स। आपको यहाँ से यूएस अगर मनी की टर्म्स में अपने फंड्स भेजने हैं तो बहुत इजी है, इसी जगह चेयर्स की टर्म्स में अगर भेजने हो तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मनी सर्व्स एज ट्रांसफर ऑफ फंड। मनी के टर्म्स में आप फंड्स को बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट लेट्स लुक एट सम डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक फंक्शंस को फिर हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंटीजेंसी फंक्शन एंड सम अदर लेफ्ट ओवर फंक्शन। सो फर्स्ट कंटीजेंसी फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर आपको किसी कंट्री के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को एनालाइज करना है, देखना है कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, तो आप क्या करोगे, उनकी वेल्थ को मनी की टर्म्स में कैलकुलेट करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है मनी की टर्म्स में हम कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं इनकम को। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है अगर इकोनॉमी में मनी है तो। देखिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में एक काफी बड़ा ड्रॉबैक था। क्या था ड्रॉबैक? ये था कि वहां पे चाहिए था डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स अगर आप नहीं जाते हैं तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स का टॉपिक हमने सेज लॉ ऑफ मार्केट में कवर किया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है जब मनी इकोनॉमिक सिस्टम हो, और उससे क्या होगा, उससे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा, कहीं पर भी ट्रेड नहीं रुकेगी। एंड सम अदर फंक्शंस ऑफ मनी इज प्राइस कंट्रोल। देखिए अगर आपको प्राइस कंट्रोल करना है तो मॉनेटरी अथॉरिटी क्या करती है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, और ये कब पॉसिबल है, जब इकोनॉमी में मनी होगी तब। अब प्राइस कंट्रोल कैसे किया जाता है वो हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। नेक्स्ट इज गारंटी ऑफ इंसॉल्वेंसी। देखिए अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी कि उसकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई है और असेट सिर्फ इतनी रही है कि उसके सर्वाइवल का काम चले, मतलब कि रोटी कपड़ा मकान ये ही चलता रहे, इसके अलावा जो है उसके पास ज्यादा कुछ असेट्स नहीं बची हैं, तो हम उस इंसान को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। और गारंटी ऑफ इंसॉल्वेंसी मतलब आप उस पर्सन की जो भी असेट्स है, लाइबिलिटीज सब कैलकुलेट करोगे मनी की टर्म्स में, और आप देखोगे कि लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो उसको आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकते हो। तो गारंटी ऑफ इंसॉल्वेंसी आप मनी की टर्म्स में चेक कर सकते हो। लास्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखिए जब गवर्नमेंट का लोन काफी हो जाता है और गवर्नमेंट चाहती है कि सभी को लोन चुकाना है और उसके लिए मनी को प्रिंट करना है, ठीक है, तो उस तरह की जो डेफिसिट फाइनेंसिंग, उस तरह के जो लोन मैनेजमेंट है उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की। देखिए मनी को अगर हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वो होती है फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसमें मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी अगर मनी को आप एज अ मनी काम में ना लो, कुछ ट्रांजैक्शन के लिए काम में ना लो, तो भी उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। और क्रेडिट मनी कौन सी होती है? क्रेडिट मनी ये होती है कि अगर आप मनी को ट्रांजैक्शन के लिए काम में नहीं ले रहे हो तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। दोनों का एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फुल बॉडीड मनी में अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड कॉइन्स की बात करें, तो अगर आप गोल्ड को ट्रांजैक्शन के लिए काम में ले रहे हो तब तो उसकी वैल्यू है ही, लेकिन अगर आप उस सोने को पिघला के उसकी कोई एक मूर्ति बना दो तो उसकी भी अपने आप में कोई ना कोई एक वैल्यू होगी। और क्रेडिट मनी की बात करें तो जैसे पेपर मनी, जो करेंसी नोट्स होते हैं, अगर आप उन करेंसी नोट्स को ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए काम में ना लेके उसको रद्दी में बेचने जाओगे तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा, करना मत बिल्कुल भी। तो चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी की। देखिए जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हमने डिफाइन करी है उसी में हम इन 6 टाइप्स ऑफ मनी को क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाए आप उसका उसी तरीके से आंसर भी दे सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ टाइप्स ऑफ मनी पूछा जाए तो आप इन 6 टाइप्स ऑफ मनी को डिफाइन कर सकते हो, और अगर क्लासिफिकेशन के लिए पूछा जाए तो दो ब्रॉड कैटेगरीज डिफाइन करके उसमें फर्दर फिर
2 कैटेगरीज फुल बॉडीड मनी में एक्सप्लेन कर सकते हो और 4 टाइप्स को क्रेडिट मनी में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं फुल बॉडीड मनी में। फर्स्ट टाइप ऑफ मनी विच इज कमोडिटी मनी। देखिए कमोडिटी मनी हम बार्टर सिस्टम में काम में लेते हैं, जब कमोडिटी के बदले कमोडिटी को परचेज किया जाता है। कुछ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग ये मनी नहीं है, बट कुछ के अकॉर्डिंग, जैसे ट्रांजैक्शन पर्पस वाली जो डेफिनेशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मनी कंसिडर करेंगे, कमोडिटी मनी। नेक्स्ट इज मेटेलिक मनी। देखिए मेटेलिक मनी में भी 2 अलग अलग एजेस थी। जो पुराना ज़माना था उसमें हम पीसेस ऑफ मेटल्स को मनी की तरह ट्रीट करते थे, जैसे गोल्ड और सिल्वर, उनके जो पीसेस थे उन्हें हम ट्रेड के लिए काम में लेते थे, उन्हें हम एक्सचेंज के लिए काम में लेते थे। फिर आने वाले टाइम में हमने क्या किया था, उन गोल्ड और सिल्वर के जो पीसेस हैं उन्हीं के कॉइन्स बना दिए, तो मेटल के कॉइन्स बना दिए, वो भी मेटेलिक मनी का ही पार्ट है। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, एल्यूमिनियम कॉइन्स, ऐसे बहुत सारे आज भी मेटल के कॉइन्स काम में आ रहे हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में फर्स्ट टाइप पेपर मनी, जो हमारी करेंसी नोट्स होते हैं, जो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसकी एज सच कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, बट आप इसको ट्रांजैक्शन के लिए काम में लेंगे तो अच्छी खासी वैल्यू है। सेकेंड इज बैंक डिपॉजिट्स। देखिए बैंक डिपॉजिट्स में हम 2 तरह के डिपॉजिट्स ले रहे हैं यहाँ पे, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। 2 ही ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट आप चेक इशू कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डिपॉजिट्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। इसके अलावा होते हैं टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स हम मनी की कैटेगरी में नहीं लेते, हम उसे नियर मनी की कैटेगरी में लेते हैं। अब नियर मनी क्या होता है वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी। जब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो प्लास्टिक मनी की कैटेगरी हो गई। एंड लास्ट इज डिजिटल वॉलेट। आज के ज़माने में तो देखिए बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स आ चुके हैं, पेटीएम, फ़ोनपे, ओला मनी, जियो मनी, ये सभी डिजिटल वॉलेट के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन के अलावा भी एक मनी का क्लासिफिकेशन होता है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ उसके बारे में। एक और कैटेगरी होती है लीगैलिटी के बेसिस पर, अगर आप मनी को डिवाइड करें तो कौन सी कैटेगरी होती है? एक होता है फिएट मनी, फिएट मनी, और दूसरा होता है फिड्यूशियरी मनी, फिड्यूशियरी मनी, फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी, ये भी एक कैटेगरी है। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर कोई मनी ऐसी मनी है जो कि लीगल मनी है, लीगल मनी है, तो उसे हम फिएट मनी कहते हैं। ये अक्सर किसी सेंट्रल अथॉरिटी या मॉनेटरी अथॉरिटी के द्वारा इशू की जाती है। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट जो है कॉइन्स इशू करती है, वो हमारा फिएट मनी है, और आरबीआई जो है नोट्स इशू करती है, वो फिएट मनी का एग्जांपल हो जाता है। फिड्यूशियरी मनी क्या होती है? फिड्यूशियरी मनी लीगल मनी नहीं है, बट ये ट्रस्ट के बेसिस पर चलती है। किस बेसिस पर चलती है? ट्रस्ट के बेसिस पर। इसमें आप जो चेक इशू करते हैं वो भी कंसिडर कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं से कुछ लेकर जा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपने कहा कि ठीक है, एक बार के लिए कुछ और दे दिया और कहा कि ठीक है मैं बाद में आपको पैसे दे दूंगा और ये अपनी चीज़ वापस ले जाऊंगा, तो ये भी क्या हो गया? ट्रस्ट के बेसिस पे फिड्यूशियरी मनी का पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नियर मनी की। सो लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नियर मनी। देखिए, नियर मनी का कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी क्या होती है? जब भी कोई एसेट आप मार्केट में लेके जाते हैं, आपको उसे कैश में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो उस एसेट की लिक्विडिटी को डिफाइन करता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिग्री टू विच अ सिक्योरिटी और असेट कैन बी इजीली परचेज्ड और सोल्ड इन द मार्केट एट अ प्राइस रिफ्लेक्टिंग इट्स करंट वैल्यू। कोई भी एसेट उसकी करंट वैल्यू पे कितना इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, वो लिक्विडिटी को डिफाइन करता है। अब यहाँ पे एक छोटा सवाल है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। आपके पास 10 लाख रुपए का चेक है और 10 लाख रुपए की लैंड है, इन दोनों में से ज्यादा लिक्विड एसेट कौन सा है, किसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो अब बात करते हैं नियर मनी की। नियर मनी कौन से एसेट्स होते हैं? देखिए, नियर मनी वो होती है जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो, जो काफी लिक्विड हो,
वो होती है नियर मनी। दोज एसेट्स विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जैसे आपके टाइम डिपॉजिट्स, गोल्ड, सिल्वर, स्टॉक्स। टाइम डिपॉजिट्स मैंने अभी बताया था क्या होते हैं। टाइम डिपॉजिट्स होते हैं आपकी एफडी और आरडी जो आप एक बैंक पे करवाते हो। एफडी स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी आप लमसम में कुछ पैसा बैंक में जमा करवाते हो और उसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। उस मैच्योरिटी डेट पे वो आपको एक पर्टिकुलर प्री स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट के साथ रिटर्न देती हैं और आपको वापस मिल जाएगा। और दूसरी टाइम डिपॉजिट की मैंने बताया वो होती है आरडी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। जैसे एफडी में आपने लमसम में एक फिक्स अमाउंट दिया था, आरडी में क्या होता है हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट देना होगा, ठीक है, मंथली देना होगा, एक साथ नहीं देना होगा, मंथली देना होगा और एक फिक्स मैच्योरिटी डेट पे आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई पावर्ड मनी के बारे में। सो नाउ लेट्स डिस्कस आवर लास्ट सब टॉपिक, हाई पावर्ड मनी। व्हाट इज हाई पावर्ड मनी? ठीक है, हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला होता है H is equal to CP plus R, where H is high powered money, CP is currency held by public, मतलब जो लोगों की जेब में पैसा है, करेंसी नोट्स कॉइन्स हैं वो, प्लस R, R is cash reserves of currency by banks, बैंक्स के पास जो कैश रिजर्व है करेंसी का वो। So what is high powered money? High powered money is the sum of currency held by public and cash reserves of currency by banks. तो ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए हाई पावर्ड मनी जो है इकोनॉमी में ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी को डिटरमाइन करता है। जो ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी है, मनी सप्लाई जो है किसी भी कंट्री में, वो हाई पावर्ड मनी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मनी सप्लाई का और मनी डिमांड का। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मुश्किल